नमस्कार, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल इंस्पिरेशन एकेडमी फॉर सक्सेस पर। और आज हम शुरुआत करेंगे हमारे एक नए विषय की, जिसे कहते हैं सोशल स्टडीज़ या सामाजिक शिक्षा। तो सामाजिक शिक्षा को करने से पूर्व हम बात करेंगे हिस्ट्री पे, क्योंकि हिस्ट्री ही वह साधन है जो किसी भी विषय के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने में और सही जानकारी प्राप्त करने में हमारी सहायता करता है। तो आज हम शुरू करेंगे इतिहास से, हिस्ट्री से। तो इतिहास को करने से पूर्व हम पहले इतिहास का अंग्रेजी रूपांतरण हिस्ट्री, उसका शाब्दिक अर्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हिस्ट्री शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है उसका अर्थ है बुनना। जिस प्रकार किसी चीज़ की बुनाई जब की जाती है तो उसमें कड़ियों से कड़ियाँ जुड़ती हैं, ठीक उसी प्रकार हिस्ट्री को करने में भी हम कड़ियों से कड़ियों को ही जोड़ते हैं, क्योंकि इसमें जो समय सीमा होती है उसे जोड़ा जाता है। हम 5000 BC से चलते हैं, इसके बाद हम धीरे धीरे उन कड़ियों को जोड़ते जोड़ते आधुनिक भारत तक पहुँचेंगे। प्राचीन काल से हम शुरू करेंगे, प्राचीन हिस्ट्री से हम शुरू करेंगे और एंशिएंट के बाद में हम मेडिवल के बाद में हम आएंगे हमारी जो आधुनिक जो इतिहास होगा, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होगी उस पर। तो इस प्रकार कड़ियों को जोड़ते हुए जिसमें कार्य किया जाता है उसे इतिहास कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी बुनना है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री जो शब्द है उसके पितामह किन्हें माना जाता है। तो हेरोडोटस, जो कि यूनान के एक विद्वान थे, भूगोलवेता भी थे, जिन्हें हिस्ट्री का पिता माना जाता है। और इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है हिस्टोरिया, उसमें इन्होंने यह भी लिखा है कि इतिहास वह है जिसमें तथ्यों के रूप पर कार्य किया जाता है, उसे इतिहास कहा जाता है। यह किसी प्रकार की कहानी नहीं है, इसमें तथ्यों को जोड़कर उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस तरह इसे वैज्ञानिक रूप कहना भी गलत नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार हेरोडोटस को जो पितामह की जो उपाधि दी गई है वह दी गई है एक दार्शनिक के द्वारा, जिनका नाम है सिसरो। तो सिसरो ने उनको यह उपाधि पितामह के रूप में दी थी। और अब बात करते हैं इतिहास की। इतिहास के अध्ययन के रूप में इसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राग ऐतिहासिक, प्री हिस्टोरिक, आधे ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक और इतिहास जिसमें हिस्ट्री। इन 3 चीज़ों पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे, क्योंकि जो अध्ययन हम करेंगे, जो अध्ययन हमने करना है, जिस प्रकार हमने हिस्ट्री को पढ़ना है, तो उसको इन 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें इन्हें पढ़ना आसान रहेगा। तो शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से, प्री हिस्टोरिक से। तो प्राग ऐतिहासिक काल को जानने से पूर्व उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें कि प्राग ऐतिहासिक जो शब्द है वह क्या है। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वह यह अर्थ है जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हमने जितनी भी हिस्ट्री आज पढ़ी है उसमें हमें, जिस प्रकार हम बात करें महात्मा बुद्ध की, पाली में जिनके द्वारा, पाली भाषा में जिनके द्वारा अपने उपदेश दिए गए थे, प्राकृत भाषा में जैन जो कवियों के द्वारा जो लिखा गया, तो इस प्रकार वह हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं। परंतु प्राग ऐतिहासिक काल, इसकी जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो यह है जिस काल में हमें पुरातात्विक जो तत्व मिलते हैं, हमें सिक्के मिलना या मूर्तियाँ मिलना, इस प्रकार से अभिलेख मिलना, ये जो चीज़ें मिलती हैं, परंतु इसमें प्राग ऐतिहासिक काल में हमें इसके साथ साथ लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए हैं। तो जिस काल में लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, केवल पुरातात्विक के आधार पर हम उस इतिहास को लिखते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हमें लिपिबद्ध रूप में कोई भी इतिहास का जो हम कह सकते हैं साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी ऐसा सोर्स हमें लिखित रूप में नहीं मिला है जिसे पढ़कर हम हमारे प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। क्योंकि पाषाण काल ही प्राग ऐतिहासिक काल है, उसमें भी हमें कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु पत्थर से बने कुछ हथियार जो हैं उनकी प्राप्ति हमें हुई है। उसके बाद में बात करते हैं आधे ऐतिहासिक काल के बारे में, जिसे प्रोटो हिस्टोरिक एज कहा जाता है। इस काल में हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो हमें रिटन जो सोर्स हैं वो प्राप्त होते हैं, और उसके साथ साथ हमें मूर्तियाँ, सिक्के और भी अन्य साधन भी हमें प्राप्त होते हैं। परंतु जो लिखित साक्ष्य यहाँ से हमें मिले हैं, हम उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं हो सके। हमारे जो विद्वान हैं वो है, इन्हें जो साक्ष्य हमें मिले हैं उन्हें पढ़ने में हम असक्षम हैं, हम उसे पढ़ नहीं सके हैं, वह पढ़ने के योग्य नहीं है। क्योंकि जो वह लिपि जो प्रयोग में लाई गई है, उस लिपि के बारे में हमारे विद्वान उसमें जानकारी नहीं रखते हैं, उसके बारे में उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त नहीं है। तो जिस काल के अंदर
लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। उसे कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। और इतिहास वह है जिसे पढ़ा भी गया है और जिसके पुरातात्विक तत्व या बहुत सारे साधन भी हमें मिले हैं और पढ़ने के योग्य है। जो उनकी लिपि थी वह पढ़ ली गई है और आज हम पढ़ भी रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है इतिहास। तो इतिहास को करने से पूर्व पाषाण काल में सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाषाण काल को। पाषाण काल को जानने से पूर्व सबसे पहले उसकी खोजकर्ता की बात करते हैं। तो भारतीय पुरातात्विक जो विभाग था उसके जो जनक थे, उसके जनक के रूप में माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जब हुई थी तो उस समय पर जो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उनके ही मार्गदर्शन पर वह कार्य किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम जनक कहा जाता है भारत में पुरातात्विक विभाग के इनको जी। तो पाषाण काल के जो खोजकर्ता थे वह कौन थे? भारत में पाषाण काल की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जिन्होंने 1863 ईस्वी में पल्लवरम में पहला जो साक्ष्य उन्हें मिला पत्थर के हथियारों के रूप में इन्हें मिला, और इस प्रकार इन्होंने भारत में खोज की। भारत के दक्षिण जो क्षेत्र था उसमें इन्होंने खोज करी पाषाण काल की, स्टोन एज की। क्योंकि पाषाण का अर्थ, पाषाण एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर, और तद्भव रूप में हम इसे पत्थर लेकर चलते हैं। तत्सम शब्द मैं आपको बता चुका हूँ, जिन्हें संस्कृत से बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से लिया जा सकता है। तो एक प्रकार हम कह सकते हैं कि पाषाण जो संस्कृत का एक शब्द है और पत्थर जो है हमारी हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की, फिर मध्य पाषाण काल की, और फिर बात करेंगे नव पाषाण काल की। तो पाषाण काल को करने से पूर्व उसकी जो समय सीमा है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है, जिसमें पत्थरों का जो काल था उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि पत्थरों को किस प्रकार प्रयोग किया गया था। क्योंकि यह पूरा पाषाण काल अर्थात जो सबसे पहले जो आरंभ हुआ था पत्थरों का युग, उसके बारे में हम पूरा पाषाण काल में पढ़ेंगे। और आज जो हमारी जो क्लास रहेगी इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पूरा पाषाण काल के बारे में ही कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत उपयोगी हम कह सकते हैं जो उप विषय नहीं है, परंतु हम इसके बारे में जानकारी फिर भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरा पाषाण काल, जिसका जो समय माना गया है वह 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का समय माना गया है। 20 लाख BC बिफोर क्राइस्ट, 20 लाख BC से 10,000 BC ईस्वी का जो समय है, 10,000 BC अर्थात ईसा पूर्व का जो समय है वह माना गया है पूरा पाषाण काल के लिए। दूसरा हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, जिसे मीजोलिथिक एज भी कहा जाता है अंग्रेजी में, रूपांतरण उसका किया गया है, और इसका जो समय है वह 10,000 BC से 6,000 BC माना जाता है। और नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एज कहा जाता है, जिसका समय 6,000 BC से 1000 BC 6,000 to 1000 BC माना जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी अलग अलग जो पुस्तकों में इनके अलग अलग जो काल या समय देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार यह कई जगह पर आपको अलग लिखे हुए मिलेंगे और कई जगह पर कुछ अलग इनमें दिखाई देता है। इनमें अभी भी मतभेद के रूप में हमें दिखाई देता है। तो पूरा पाषाण काल के बारे में आज हम बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें थी। मुख्य रूप से मैंने यहाँ पर उन्हें लिखा है, और उसके बाद हम बात करेंगे इस मैप के माध्यम से ग्राफिकली हम पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थल थे वह भारत में कहाँ कहाँ पाए गए हैं और कौन सी नदियों के आसपास पाए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मुख्य जो बिंदु जो मिले हैं पूरा पाषाण काल के, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर बिंदु लिखा गया है, पॉइंट लिखा गया है, उसमें लिखा गया है पूरा पाषाण युग में अधिकतम समय। तो आदि मानव के द्वारा जो भी युग बिताए गए, जिसमें पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, यह पूरा पाषाण काल केवल एक ऐसा काल था जिसमें आदि मानव के द्वारा सबसे अधिक समय बिताया गया। और आपको ये बता दूं कि जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 रूपों में बांटा गया है, जिसमें हम बात करते हैं निम्न जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इस तरीके से पूरा पाषाण काल को भी 3 रूपों में बांटा गया था, जिसमें हम बात कर सकते हैं हमारे पास में मध्य पाषाण काल भी था, मध्य पूरा पाषाण था,
निम्न था और उत्तर भी था। इस प्रकार से इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद में बात करते हैं पूरा पाषाण युग में अधिक समय, आप सभी देख पा रहे हैं 20 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व का जो समय है, जो 20 लाख से 10,000 BC का जो समय है, वह पूरा पाषाण काल के अंदर लगा था। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा जो समय व्यतीत किया गया आदि मानव के द्वारा, वह इसी काल में ही किया गया था। इसी काल में मानव के द्वारा गुफा में रहना आरंभ किया गया और मानव ने शिकार करना भी सीख लिया था। मानव शिकार करता था और शिकार करके मांस को खाता था, जिससे अपना वह जीवन चलाता था। खाना बदोश यहाँ पर शब्द लिखा गया है। जब मानव जंगलों में शिकार करता था और जानवरों को मारकर खाता था, एक समय ऐसा आता था जब जंगल के किसी एक विभाग में, किसी एक एरिया में, किसी खंड में जब जानवरों की पूर्ति होना कम हो जाता था, वहाँ अपूर्ति हो जाती थी, कम हो जाते थे जानवर, तो यह अपने खाने की तलाश में एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते थे जी। क्योंकि इस समय पर जो कृषि है उसके बारे में जानकारी नहीं थी, और यदि कृषि के बारे में जानकारी नहीं तो जो आदि मानव था वह किस पर निर्भर था, किस पर डिपेंड था, वह शिकार पर डिपेंड था और कंदमूल, घास फूस ये खाता था। और इस प्रकार वह जहाँ पर भी जब पेड़ों के पत्ते या जानवर जिस प्रकार समाप्ति हो जाती थी, तो यह उस क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र की ओर बढ़ जाते थे। उसके बाद में दिया गया है स्थानों में चूना पत्थर के औजार भी मिले हैं। चूना, बेसाल्ट के बारे में हम सुनते हैं, चूना पत्थर जिससे बनता है, चूने से जो बनाए गए कुछ औजार हैं वो भी इन स्थानों में मिले हैं, जिसमें नासिक, पुणे, हुसंगी और बहुत सारे क्षेत्र, जिसमें अतिरपक्कम और इसके अतिरिक्त कुरनूल, अन्य क्षेत्रों में जो चूना पत्थर से बने हुए जो हथियार हैं, जो औजार हैं, उनकी प्राप्ति भी की गई है। गैंडा, जंगली बैल, इनके कंकाल भी इन्हीं क्षेत्रों में मिले हैं, क्योंकि यह मानना है कि इस समय में जो मौसम था वह बहुत अधिक वर्षा वाला था। उस समय में तापमान बहुत ठंडा रहता था और बारिश बहुत अधिक होती थी। क्योंकि यहाँ पर गैंडा और जंगली बैल के कंकाल मिलने के कारण वैज्ञानिकों के द्वारा यह एक आइडिया लगाया गया है कि क्योंकि जो गैंडा और जंगली बैल हैं यह अधिकतर उन स्थानों पर रहते हैं जो ठंडे स्थान होते हैं, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो इसलिए यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में वर्षा जो है बहुत अधिक होती थी जी। चित्रकारी भी प्राप्त हुई है। तो आपको बता दूं, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनमें चित्रकारी के प्रारूप भी दीवारों पर मिले हैं कि आदि मानव उस समय पर चित्रकारी भी करते थे। निग्रिटो जाति, उस समय पर जो जाति वहाँ पर रहती थी उसका नाम निग्रिटो जाति माना गया है, और जो मानव रहता था वह निएंडरथल माना गया है। निएंडरथल एक ऐसा मानव था जो पूर्ण रूप से सभ्य मानव था, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से यदि हम बात करें मानव की, तो रामापिथिकस सबसे पहला ऐसा मानव था। उसके बाद में ऑस्ट्रियोपिथिकस आया, धीरे धीरे होमो हैबिलिस, फिर हमारा जो इरेक्टस जो मानव है जो वह आया। इस प्रकार धीरे धीरे निएंडरथल का जन्म हुआ। निएंडरथल जो जन्म जब इसने लिया तो यह ऐसा मानव था जो सभ्य मानव था, जो पारिवारिक रूप में रहता था। और उसके बाद में आज जो हम हैं होमो सेपियंस, जिन्हें कहा जाता है वैज्ञानिक रूप में होमो सेपियंस मानव की उत्पत्ति हुई, और वो भी उत्पत्ति इस काल के अंदर हो चुकी थी। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, होमो सेपियंस का उदय उत्तर पूरा पाषाण काल में, जो अंतिम जो पूरा पाषाण काल था, उत्तर पूरा पाषाण काल के अंदर होमो सेपियंस की जो उत्पत्ति है हो चुकी थी। अर्थात जो बौद्धिक जो क्षमता से प्रदत्त जो मानव था उसका जन्म हो चुका था। अब बात कर लेते हैं उन क्षेत्रों की मैप के अनुसार, जिन क्षेत्रों में भारत के जिन क्षेत्रों में हमें पूरा पाषाण काल के जो क्षेत्र मिले हैं या उनके जो हमें अवशेष मिले हैं, उनके बारे में अब चर्चा हम कर लेते हैं। तो ये देखिए, गुजरात का जो क्षेत्र है, इससे बिल्कुल यहाँ जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में जो क्षेत्र पाए गए हैं, नासिक और पुणे, यहाँ पर जो यह ग्रीन कलर में, हरे रंग में आप देख रहे हैं, यह नदियों के नाम लिखे गए हैं। उस समय की जो मुख्य जो नदियाँ थी वह थी ताप्ती, गोदावरी, भीमा, कृष्णा और कावेरी। तो ये नदियाँ थी जिनके क्षेत्रों पर, जिनके तटों पर जो बसे हुए हैं
पूरा पाषाण के जो क्षेत्र हैं, जो शहर हैं, वह बसे हुए हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जितनी भी आज तक सभ्यताएं हुई हैं वह सभी नदियों के किनारों पर हुई हैं। क्योंकि नदियों के किनारों पर एक तो भूमि उपजाऊ होती है और दूसरा वहाँ पर पानी की कमी भी नहीं होती है। तो इस प्रकार जो भी सभ्यता बसी वह नदियों के किनारे का जो क्षेत्र है उसने चुना। जिस प्रकार हम सिंधु घाटी के बारे में सुनते हैं, मिस्र की सभ्यता के बारे में सुनते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में सुनते हैं, तो यह सभी जो सभ्यताएं हैं ये नदियों के किनारे पर ही पाई गई हैं। तो इस प्रकार भारत में ताप्ती नदी के जो किनारे पर नासिक और भीमा नदी के किनारे पर पुणे, यह क्षेत्र पाए गए थे। आप ये देख लीजिएगा, यह जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो नासिक पाया गया है और पुणे पाया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नासिक क्षेत्र है वह किस नदी के किनारे पर पाया गया है, तो नासिक जो है गोदावरी के किनारे पर पाया गया है और ताप्ती इसके बिल्कुल ऊपर जो है बहती है। और इसके अतिरिक्त यह किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो यह महाराष्ट्र के अंतर्गत पुणे और नासिक आते हैं। इसके बाद में जो कावेरी नदी है उसके ठीक ऊपर अतिरपक्कम, जो सबसे पहले जहाँ पर हम कह सकते हैं कि पत्थरों का जो औजार जो मिले थे, इस युग को हैंड एक्स अर्थात हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी के रूप में भी जाना जाता है इस पूरे युग को। फिर इसमें हम बात कर रहे हैं अतिरपक्कम के स्थान पर जो कावेरी नदी के ऊपर बसा हुआ है, वहाँ पर भी यह क्षेत्र पाया गया, वहाँ पर भी अवशेष पाए गए। उसके बाद में कुरनूल, जो कि भीमा नदी के बिल्कुल नीचे है, कुरनूल के क्षेत्र में भी जो पूरा पाषाण युग के कुछ अवशेष जो हैं वह पाए गए हैं, जिसके प्रथम खोजकर्ता के रूप में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को देखा जा सकता है। उसके बाद में हुनसंगी, जो कि कृष्णा नदी और भीमा नदी के बीच में बसा हुआ है, जो कि कर्नाटक के क्षेत्र में पाया गया है। तो इस प्रकार यह क्षेत्र थे जिनमें पूरा पाषाण युग के जो अवशेष हमें देखने को मिले। आप इस प्रकार से मैप से, सबसे पहले मैप में हमारे लिए, मानचित्र में हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि हम सभी जो राज्य हैं उनकी जानकारी अच्छे से प्राप्त करें। यदि हम सामाजिक शिक्षा या इतिहास को करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा, जो सबसे पहला जो हमारा कार्य होगा, हम मैप को अच्छे तरीके से करें। यदि हम मैप को अच्छे तरीके से करेंगे तभी हम किसी भी क्षेत्र को आराम से करने के योग्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये जो दक्षिण भारत का जो मैप आपने देखा है अभी, जिसमें केरल, कर्नाटक आपने देखा, इसमें सभी जो क्षेत्र हैं जिनमें पूरा पाषाण के स्थल जो पाए गए थे वो आप सभी के सामने हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।